नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं विषय लेकर के आई हूँ कि संपत्ति में नहीं मिल सकता है बेटियों को अधिकार। जी हाँ साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ। साथियों, इस विषय को बनाने का मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हम बेटियों को जो है हिस्सा प्रॉपर्टी में नहीं देना चाहते हैं या समाज में इस तरीके की एक भ्रांति न फैले कि जिस तरीके से एक समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, उसी समानता के अधिकार को बरकरार रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2005 में एक विशेष जजमेंट बेटियों के लिए दिया था कि किसी भी प्रकार की संपत्ति हो उसमें बेटियों को हिस्सा मिलना अनिवार्य है। लेकिन अब कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं कि कुछ कंडीशनें ऐसी रख दी गई हैं कि जिसमें कि बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 4 कंडीशन जो कही गई हैं, आज मैं वही कंडीशन आपको बताऊंगी कि क्या क्या कंडीशन होती है प्रॉपर्टी में कि जब एक बेटी को हिस्सा नहीं मिलता है। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। जैसे कि अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि संपत्ति जो 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्वअर्जित संपत्ति और एक होती है व्यक्तिगत संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति साथियों वो होती है जो कि हम अपनी मेहनत की कमाई से अपने पैसे से खरीदते हैं, उसे हम स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं। और जो हमें पैतृक 4-5 पीढ़ियों से लगातार मिलती जा रही है, जैसे मेरे फादर को मिली, उनके दादा को दादा से उनके फादर को मिली, तो इस तरीके की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति होती है वो जो है पैतृक संपत्ति कहलाती है। अब सन 2005 में एक जो कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक निर्णय आया कि भाई बेटियों को हिस्सा दिया जाएगा स्वअर्जित संपत्ति में भी और पैतृक संपत्ति में भी। तो ये चीज हमने आई कि इसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन मीन्स उसमें ये कहा गया कि 2005 से पहले अगर किसी के फादर एक्सपायर हुए हो उन पे ये एप्लीकेबल होता है, या 2005 के बाद किसी के फादर एक्सपायर हुए हो उन पे ये एप्लीकेबल होता है। तो ये थोड़ा सा एक डिस्प्यूट सा मुद्दा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कई निर्णयों में जो है अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 2005 से पहले है या बाद में है, या उसके फादर की डेथ 2005 से पहले हुई है या बाद में हुई है, बेटियों को हिस्सा मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है ये आज हम इस वीडियो में। तो साथियों, जो 4 कंडीशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई हैं, उसमें सबसे पहले है पैतृक संपत्ति के लिए कि अगर पैतृक संपत्ति की विल लिख दी जाए, उसे वसीयत कर दिया जाए, तो उस स्थिति में एक बेटी अपना हिस्सा नहीं ले सकती है। आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी पिता अपनी पैतृक संपत्ति का विल लिख देता है, गिफ्ट कर देता है या उसे दान कर देता है, तो जो है कि बेटी उस स्थिति में जो है उस प्रॉपर्टी पे हिस्सा लेने की अधिकारी नहीं है। साथियों, दूसरी कंडीशन आती है स्वअर्जित संपत्ति की। स्वअर्जित संपत्ति में वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है उस संपत्ति को कहीं भी देने के लिए जिसकी की वह संपत्ति है। यानी कि अगर मेरी कोई सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, स्वअर्जित संपत्ति है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है कि मैं उस संपत्ति को गिफ्ट करूं, ट्रस्ट में दूं, दान करूं या उसका वसीयत करूं, किसके नाम से करूं, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी स्वअर्जित संपत्ति को जो है किसको देना चाहती हूं। और मेरे जीते जी जो है मेरा चाहे बेटा है या बेटी है उसमें जो है हिस्सेदारी नहीं मांग सकता है। हिस्सेदारी उसकी तभी होगी जब मेरी डेथ हो जाए और मैं किसी विल को, वसीयत को या गिफ्ट को लिख के नहीं जाऊं, तब जो है मेरे बाद मेरे लड़के जितने हैं उनको जो है वो हिस्सा चला जाएगा। इस स्थिति में भी जो है एक पुत्री अपने हक के लिए जो है अधिकारी नहीं है कि आप मुझे स्वअर्जित संपत्ति से हिस्सा दीजिए। साफ हो गया साथियों कि अगर मैंने कोई चीज अपने आप अपनी मेहनत के पैसे से खरीदी है तो उसमें जो है मेरे जीते जी तो कोई भी उसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता है। मेरे मरने के बाद ही जो है मेरे बेटे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अगर मैं विल करके, वसीयत करके, ट्रस्ट करके उस भूमि को कहीं और ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वो मेरी इच्छा पे निर्भर है। मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है
कि मैं अपनी संपत्ति को किसको दूं और किसको ना दूं, वो मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। साथियों, एक छोटी सी बात और है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के पिता के साथ या किसी की माता के साथ किसी ने ज़बरदस्ती सिग्नेचर विल में करवा लिए हैं, या किसी ने ज़बरदस्ती जो है उसे उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दान कर दिया है, या किसी के नाम पे ज़बरदस्ती उसने उनके डेथ के बाद उनसे सिग्नेचर करवा लिए हैं, अंगूठा लगवा दिया और फर्जी विल बनाई है, तो आपके पास एक हथियार है कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो है उस विल को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपकी बात सही हुई तो जो है वो विल निरस्त कर दी जाएगी। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत आप उस विल को चैलेंज कर सकते हैं। ये आप तभी करेंगे साथियों जब आपको ये लगे कि मेरी माँ के साथ धोखाधड़ी की गई है और मेरी माँ के जो है बिना सहमति के उनके सिग्नेचर ले लिए गए हैं और ये विल तैयार की गई है। मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरे दादाजी जो भी जिनके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी है, उनका इसको प्रॉपर्टी देने का कोई इंटेंशन नहीं था और वे सारी प्रॉपर्टी इसको कैसे दे के चले गए। अगर थोड़ा भी डाउट हो साथियों तो आप जो है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं उस विल को, उस वसीयत को खारिज करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की। तो साथियों, तीसरी सिचुएशन तब आती है जब कोई बेटी स्वयं ही एक जो है त्याग विलेख बोलते हैं, एक एग्रीमेंट होता है वो, जब बेटी स्वयं ही जो है वो त्याग विलेख लिख करके जाती है कि भाई मुझे इस अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो भी जो है वह बेटी भविष्य में हिस्सा लेने की हकदारी नहीं होती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब कोई बेटी अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र लिखती है कि मुझे अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो वह जो है उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए फिर कभी भी जो है हकदार नहीं होती। ऐसे सिचुएशन में यदि वे बेटी मर जाती है, समझ रहे हैं आप साथियों, जैसे कि कोई किसी की बहन है और उसने वो त्याग पत्र दिया है कि मुझे जो है इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए और अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में उसका पति या उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के अधिकारी नहीं होते हैं। और चौथा कंडीशन साथियों ये है कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड यानी कि पिता की एग्रीकल्चर लैंड पे जो है बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। उसमें से जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, 2-4 स्टेट और हैं। इन स्टेटों पे एग्रीकल्चर लैंड पे जो है बेटियों का हिस्सा नहीं होता है। यानी कि अगर कोई बेटी अपने पिता की स्वर्जित भूमि पे अगर हिस्सा लेना चाहती है तो जो है इन स्टेटों की बेटियों को वहाँ पे हिस्सा नहीं मिलता है एग्रीकल्चर लैंड पे। तो साथियों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और आप जैसे कि मैंने जैकेट पहनी है, आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन इस ठंड में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए जो है नई नई विषय लेकर के आ रही हूँ। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट कर करके भर भर के कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इस विषय से कितनी जानकारी मिली। आपको अगर कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। मेरा जो है कॉलिंग टाइम 4 से 5 बजे इवनिंग का है। आप मुझे शाम के 4 बजे से 5 बजे तक जो है कॉलिंग करके अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का मेरा वीडियो और आशा करती हूँ कि आपको ये विषय जो है बहुत पसंद आया होगा और मेरी बहनों के लिए ये विषय बहुत कामगर होगा कि आपको किस तरीके से हिस्सा प्रॉपर्टी में मिल सकता है और किस तरीके से नहीं मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी से संबंधित कोई और टॉपिक आप लोगों के लिए लाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।